ब्रिटिश राज के खिलाफ इंडियन हिस्ट्री में दो बड़े मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों के लीडर थे महात्मा गांधी। दोनों का टारगेट था ब्रिटिश रूल, लेकिन दोनों के मेथड बिल्कुल अलग थे। अगर इंडियन हिस्ट्री के इन दो मूवमेंट के डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो एग्जाम में 5 मार्क आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के डिफरेंस को पढ़ने वाले। और ये डिफरेंसेस अगर आप समझ गए तो एग्जाम में आपके 5 मार्क यूं ही फिक्स हो जाएंगे। तो मेरे फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस दोनों के बारे में पढ़ने वाले। कि एक कहता था ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को बॉयकॉट करो, तो दूसरा कहता था ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए लॉ को ही डिसऑबे करो। क्या था दोनों का मतलब, किस तरीके से शुरू हुए और किस तरीके से खत्म हुए, सारी चीजों को एक एक करके इसी 10 मिनट की क्लास में बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों की मीनिंग क्या थी। क्या था सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सर सबसे पहले मीन मतलब क्या है। नॉन कॉपरेशन मतलब वर्ड से समझो कि हमें पीपल को ये बोला गया कि आपको कॉपरेट नहीं करना है। किसके साथ कॉपरेट नहीं करना है? ब्रिटिश के साथ या उनके द्वारा बनाए हुए किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आपको कॉपरेट नहीं करना है। तो पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश रूल। कि भैया पीपल को, यहाँ पे दोनों मूवमेंट महात्मा गांधी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किए थे, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मतलब ब्रिटिश रूल के साथ हमें किसी भी तरह के कॉपरेट नहीं करना है। यानी आपको उनके द्वारा बनाए हुए इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, उनके द्वारा बनाए हुए कपड़ों को नहीं खरीदना है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके द्वारा बनाए हुए स्कूलों में नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं जाना है, यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना। इस तरीके से ब्रिटिश रूल को और उनके इंस्टीट्यूट को हमें बॉयकॉट करना है, ठीक है, उनको कॉपरेट नहीं करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक चला था। इसका क्या मतलब था? या पीपल को यह बोला गया कि आपको, पीपल वर आस्क्ड टू ओपनली ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। या पीपल को ये बोला गया कि आप क्या करिए, ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए लॉ को ही ब्रेक कर दो, यानी लॉ को लॉ मत मानिए। तो फॉरेस्ट का जो लॉ था, ट्राइबल जो थे फॉरेस्ट के लॉ को डिसऑबे कर रहे थे, फॉरेस्ट के लॉ को ब्रेक कर रहे थे और जंगलों में जा रहे थे। क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा बने हुए फॉरेस्ट लॉ ये कहता था कि विथआउट परमिशन आप फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे। ट्राइबल और पीपल की जो एंट्री थी फॉरेस्ट में वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये कहा गया, पीपल को ये बोला गया कि ऐसा हर एक कानून जो जस्टिस नहीं देता है, जो अनजस्ट हो, जो अन्याय करता हो ना, उस कानून ही मत मानो। तो सॉल्ट लॉ कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लॉ था जो ब्रिटिश के क्रूअल फेस को दिखाता था कि नमक जैसी इसेंशियल कमोडिटी पे अगर आप टैक्स लगा सकते हो तो सोचो ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या कर सकते थे। तो सॉल्ट लॉ को सॉल्ट लॉ ही मत मानो। तो इस तरीके से ऐसे जितने भी अनजस्ट ब्रिटिश रूल थे ना, उसको डिसऑबे करने की बात कर रहे थे, उसको ओपनली ब्रेक करने की बात कर रहे थे। दो मूवमेंट, दोनों का तरीका अलग है, लेकिन दोनों के टारगेट ब्रिटिश रूल ही है। पहला कहता था ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए किसी भी इंस्टीट्यूट को कॉपरेट मत करो, ब्रिटिश रूल के साथ कॉपरेट ही मत करो। दूसरा क्या कहता है कि ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए लॉ को लॉ ही मत मानो, ओपनली उस लॉ को ब्रेक करो। ये मीनिंग था। लॉन्च कब हुआ? तो सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, वहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। इसके पहले कलकत्ता में स्पेशल सेशन होता है जिसमें लाला लाजपत राय कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो कांग्रेस का एक सेशन होता है सितंबर 1920 में, जहां पे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट होते हैं। तो वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को प्रपोज किया गया था। बाद में एक्सेप्ट किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन होता है, यहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें तो बिगिन विद द गांधी डांडी मार्च 12 मार्च टू 6 अप्रैल। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन जो इंडिया के वाइसरॉय थे उन्हें एक लेटर देते, एक लेटर लिखते जिसमें 11 डिमांड होती थी। और गांधी जी उनको कहती है अल्टीमेटम है, ये वार्निंग है, आप उस डिमांड को 12 मार्च तक पूरा करना, अदरवाइज हम 11 मार्च तक पूरा करना, अदरवाइज हम 12 मार्च से ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन जो थे ना, वाइसरॉय थे, उन्होंने बोला भैया हम तो पूरे नहीं करेंगे, आपको जो बनता है कर लेना। गांधी जी ने वही किया। 11 मार्च तक डिमांड पूरी नहीं हुई, 12 मार्च से गांधी जी ने डांडी मार्च निकाल लिया साबरमती आश्रम से। कहां तक? कोस्टल एरिया, एक विलेज था डांडी, वहां तक। तो 12 मार्च से ये यात्रा निकली थी, डांडी मार्च निकला था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी कोस्टल एरिया पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने ओशियन वाटर को लिया, उसे बॉईल किया और बॉईल करके छुमंतर हो गया।
पानी छूमंतर हो गया तो बन गया बॉइल वाटर, जो ओशन का जो बॉइल वाटर था उसको बॉइल करके वो सॉल्ट बन गया। इस तरीके से 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। सॉल्ट लॉ को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ को जैसे ही महात्मा गांधी ने ब्रेक कर दिया, उस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ही क्या है, अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। हर वो कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ जो अन्याय करता ना, उसको लॉ ही मत मानो। और गांधी जी ने खुद ये करके दिखाया। गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिन की यात्रा थी। गांधी जी के साथ 78 लोग भी थे। और 12 मार्च को जब ये निकले दांडी के लिए, 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे ना, तो वहां पे उन्होंने सॉल्ट बनाकर, ओशियन वाटर से सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। क्योंकि सॉल्ट ब्रिटिश के अलावा कोई नहीं बना सकता, और महात्मा गांधी ब्रिटिशर तो थे ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्ट लॉ भी ब्रेक हो गया। और ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्चिंग पॉइंट। किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका इंडिया में लॉन्च हो गया। ठीक है, हमने मीन्स पढ़ लिया, लॉन्च पढ़ लिया। अब सर इमीडिएट बैकग्राउंड, क्या इमीडिएट रीजन थे? तो सर पहला इमीडिएट रीजन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो ये था, क्योंकि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 में स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन उसके पीछे 1919 में आया रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत इशू। ये ऐसे कई सारे इमीडिएट रीजन थे जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च क्यों किया भाई? तो उसके पीछे भी एक था कि साइमन कमीशन 1920 में इंडिया आया था, लेकिन लोगों ने तो साइमन कमीशन को गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के स्लोगन लगा लगा के, नारे लगा लगा के उसको भी भगा दिया। तो साइमन कमीशन इंडिया आया, लेकिन वो फेलियर था। कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन हो नहीं पाए। और उसी टाइम पीरियड में लाहौर 1929 में, लाहौर में दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहा था हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और कहीं ना कहीं वो पूर्ण स्वराज का जो आइडिया लोगों को लार्ज स्केल में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, इसलिए महात्मा गांधी जनवरी में क्या स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें होगी जिसके कारण से इंडिया में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का फेल होना, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन का फेल होना, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वराज की डिमांड करना, फिर गांधी जी एक लेटर लिखेंगे जिसमें बोलेंगे सॉल्ट पे लगने वाले लॉ को अबॉलिश करेंगे, और उनको लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे उन्हें कहेंगे 11 मार्च तक ये डिमांड पूरी करो। 11 डिमांड 11 मार्च तक, लॉर्ड इरविन पूरी नहीं करेगा, 12 मार्च से गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3 चीजें हमने कंप्लीट कर ली कि सर लॉन्च कब हुआ, मतलब क्या था, इमीडिएट बैकग्राउंड क्या था। अब उसके बाद सर मेथड क्या थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेथड क्या था सर? इसमें बोला गया कि जितनी भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट, इलेक्शन हो, टाइटल्स हो या फॉरेन गुड्स हो, इन सब को बॉयकॉट करो। ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए क्लॉथ को पहनना छोड़ दो। अब ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए क्लॉथ को नहीं पहनेंगे तो क्या पत्ते लगा के घूमेंगे? नहीं, ना फूल पत्ती लगाना, ना कुछ करना है। आपको खादी यूज करना है। किसका यूज करना है? खादी यूज करना है। तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की थी। बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना, यूज नहीं करना। टाइटल्स, हर वो उपाधि, हर वो पुरस्कार, हर वो टाइटल जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए, उसको भी बॉयकॉट कर दो। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब होता है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे देश में नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन लिखा है, वो क्या करेंगे, वो नाइटहुड टाइटल वापस कर देंगे। और कई सारे ऐसे लॉयर्स थे, चित्रांगन दास थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने बोला हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो कोर्ट को बॉयकॉट किया गया। बच्चों ने बोला हम कॉलेज में नहीं जाएंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे। टीचरों ने भी कहा कि हम भी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ये स्कूल कॉलेज ब्रिटिश ने बनाया। बच्चों ने बोला हम भी नहीं जाएंगे, और बच्चों को तो बहाना ही चाहिए होता है स्कूल ना जाने का। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मैटर क्या था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मैटर यही था कि इट इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ लॉ। इन्होंने बोला लॉ को ही ब्रेक करो। नॉन कॉपरेशन कहता है चीजों को बॉयकॉट करो, चीजों को बॉयकॉट करो, यूज ही मत करो। ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए हर वो चीज जो ब्रिटिश ने बनाई है उसको यूज मत करो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे उनके द्वारा बनाए हुए कपड़े ही क्यों ना हो। सिविल डिसोबीडियंस कहता है उनके द्वारा बनाए हुए लॉ को ही लॉ मत मानो। ब्रिटिश ने सॉल्ट लॉ बनाया, सॉल्ट लॉ को सॉल्ट लॉ मत मानो। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉ बनाया, फॉरेस्ट लॉ को फॉरेस्ट लॉ मत मानो। ठीक है, तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे। और जो गांव में जो टैक्स देने के लिए जो लॉ वगैरह बनाया था ना, नॉन पेमेंट ऑफ सर्टेन टैक्स, तो ऐसे कई सारे लॉ बनाई जाती थी जिसपे गांव में चौकीदारी टैक्स वगैरह होता था, सॉल्ट टैक्स जो था, या फिर अगर फॉरेस्ट लॉ था, ये ऐसे किसी भी लॉ को पीपल मान ही नहीं देते। गांधी जी ने दांडी में, कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी गर्म करके सॉल्ट क्या बना दिया, सारे पीपल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में, ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री के सामने जा जाकर पानी लेते थे, स्टोव लेते थे, गर्म करते थे और उनके सामने उनको चिढ़ाते थे, देख भाई हमने सॉल्ट बना दिया। तो इस तरीके से पीपल भी लार्ज स्केल में लॉ को ब्रेक कर रहे थे।
ये मेथड था। नेगोशिएशन क्या हुई, तो नॉन कॉपरेशन में कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, नो मेजर नेगोशिएशन, ना ही कोई सेटलमेंट हुई जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लार्ज स्केल में हुआ था, बहुत बड़ा था, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएशन थी गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ठीक है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे उनके बीच में। और इससे रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी जो थे ना, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में होता है, गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना लंदन में, उसमें गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेगोशिएशन क्या निकला, नेगोशिएशन ये निकला कि सिविल डिसोबीडियंस, या फिर आउटकम भी मैं बोल सकता हूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आउटकम क्या निकला ठीक है, सॉरी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आउटकम में निकला गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या है, अगर इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आपको क्लिक करना है और डिटेल में आपको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे गांधी इरविन पैक्ट साइन करके, ठीक है। ये था। उसके बाद सोशल ग्रुप की अगर बात करें तो मुस्लिम जो थे उन्होंने बहुत लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट को ऐड कर दिया गया था और मुस्लिम इंडिया में खिलाफत इश्यूज को हाईलाइट कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम लार्ज स्केल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए थे और मुस्लिम ने लार्ज स्केल में हाईली पार्टिसिपेशन किया था मुस्लिम ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आते आते मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था ना नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो बहुत लो हो चुका था। क्योंकि 1930 आते आते इंडिया में कई सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप बन चुके थे जैसे हिंदू महासभा, आरएसएस, और लोग उनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द हिंदू डोमिनेंस में मुस्लिम माइनॉरिटीज को लग रहा था कि हमारे कल्चर्स, हमारे वैल्यूज खत्म हो जाएंगे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन को प्रमोट करेगी। और ये मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो इतनी बड़ी मेजोरिटी में, उनके डोमिनेंस में मुस्लिम की जो वैल्यूज है, उनके जो कल्चर है वो वैनिश हो जाएंगे। इसलिए मुस्लिम ने ऐसे किसी भी मूवमेंट में या पार्टिसिपेशन बहुत रेयरली किया। सिविल डिफेंस मूवमेंट में तो उनका बहुत रेयरली पार्टिसिपेशन था। लेकिन हाँ, नॉन कॉपरेशन में इंडियन मुस्लिम और जो कांग्रेस, जो दोनों ने साथ में मिलकर हाईली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब उसके बाद सर बंद क्यों हुआ, क्या रिजल्ट था? तो वही गांधी इरविन पैक्ट जब साइन किया गया तो गांधी इरविन पैक्ट के 2 आउटकम निकले। एक, गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा और गांधी इरविन पैक्ट साइन करके गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए विड्रॉ क्यों हुआ, खत्म क्यों हुआ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट साइन करके खत्म कर दिया गया। लेकिन गांधी जी जब लंदन जाते और लंदन से बिना किसी सेटिस्फेक्शन के या बिना किसी समझौता के वहां पे उनसे बात हो नहीं पाती, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की वहां पे डिबेट चल जाती, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते बी आर अम्बेडकर और गांधी जी कहते कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। तो इस चीज पर जो बहस होती, डिबेट होती, जिसके कारण गांधी जी बीच में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के इंडिया आते और वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन करके बंद कर दिया था, उसे वो वापस से स्टार्ट करेंगे। यानी जो पहला फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो गांधी इरविन पैक्ट से बंद हो गया था। लेकिन फिर बाद में गांधी जी जब वापस से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ के इंडिया आएंगे तो फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो उतना ज्यादा उसका मोमेंटम नहीं बन पाता क्योंकि वही लोगों को पता चल जाता है कि अब गांधी जी उस वे में मूवमेंट नहीं कर पा रहे या कांग्रेस अब उस तरीके से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो मूवमेंट इतना ज्यादा वो क्या कहते उसको हाइप नहीं कर पाया या फिर इतना ज्यादा वो लार्ज स्केल में नहीं हो पाया और 1934 आते आते ये भी बंद ही हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद हो गया? तो मोस्ट फेमस इंसिडेंट चौरी चौरा इंसिडेंट। द चौरी चौरा इंसिडेंट होता है यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इस चौरी चौरा इंसिडेंट में 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद कर देते, क्योंकि गांधी जी जो थे ना वो वायलेंस के पुजारी नहीं थे, वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे। और गांधी जी कहते कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, बट
वायलेंस लाइक में। तो गांधी जी यही कहते थे कि अगर वायलेंस हो गया तो इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला के मार दिया था। मतलब पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी। जो लोग थे वो भड़क गए थे क्योंकि उनके एक लीडर को अरेस्ट कर दिया गया था, पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो लोगों ने, जो गुस्साई भीड़ थी ना, 2-2.5 हजार लोग थे, उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी चौरी चौरा में। और उस पुलिस स्टेशन को जब आग लगाई तो 22 पुलिस वाले उसमें जिंदा जल के मर गए। और ये इंसिडेंट को नाम दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट। और इस वायलेंस के चलते, ये इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी को, और इस वायलेंस के चलते 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे। तो ये दो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम मूवमेंट को डिसाइड कर रहे हैं। दोनों का टारगेट ब्रिटिश रूल, दोनों के लीडर महात्मा गांधी, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। एक कॉपरेट करने की बात नहीं करता और दूसरा जो है वो ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ को डिसऑबे करने की बात करता है या फिर उसको ब्रेक करने की बात करता है। आई होप आपको ये वीडियो से मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसे इंडियन हिस्ट्री के ये टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं। थैंक यू सो मच।